आज के वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे, जिससे डेढ़ डेढ़ घंटे के ये हो सकें तो एक साथ इन्हें अपलोडिंग करने से रिलेटेड समस्या है वो भी थोड़ी कम हो जाए, और आप लोगों को एक साथ 3 घंटे बैठना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आराम से एक पार्ट वॉच करिए, फिर 10-15 मिनट का रिलैक्स लीजिए और फिर इसके बाद सेकंड पार्ट वॉच करिए, तो थोड़ा आसान हो जाता है। अभी इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम बेसिकली जिन मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं उनमें एक तो है लोकेलिटी फैक्टर और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसका मेजॉरिटी पार्ट है इसी में डिस्कस कर लेंगे। और अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 2.2 के नाम से है, उसमें डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर का बचा हुआ पार्ट और एडेफिक यानी कि जो सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लोकेलिटी फैक्टर जो इसका पहला पार्ट है उसे समझते हैं। लोकेलिटी फैक्टर को समझने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, जिससे जो थिंग्स हैं, जो आइडिया है, उन्हें बेटर तरीके से समझा जा सके। तो सबसे पहले 2018 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारे इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो जो सिल्वीकल्चरिस्ट होता है वो हमेशा उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा कंजर्न होता है। तो ये इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जिन्हें एक्सप्लेन करने का यहाँ बोला गया। अगर आपको सिल्वीकल्चरिस्ट नहीं समझ में आया कि ये कौन होता है, तो ये वो पर्सन है जिससे सिल्वीकल्चर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ये उन जो नॉलेज है यानी कि जो सिल्वीकल्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉरेस्ट्री पे अप्लाई करता है, यानी कि कल्टीवेशन में ट्री प्लांटेशन वर्क वगैरह है उसमें अप्लाई करता है। तो एक टाइप से हम सिल्वीकल्चरिस्ट बोल सकते हैं, एक फॉरेस्टर एक सिल्वीकल्चरिस्ट हो गया। तो यहाँ इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आया कि हमें साइट स्पेसिफिक प्लानिंग बहुत ही एक इसेंशियल कंपोनेंट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। फिर आपसे इसी का सब पार्ट में पूछा गया कि साइट स्पेसिफिक प्लानिंग के लिए हमें ऐसे कौन से किस टाइप के डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, उनको यहाँ पर बात करना है। ये जो साइट स्पेसिफिक प्लानिंग का जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक मिक्स टाइप के हैं। मिक्स मतलब ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो करके इसमें बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जिसमें फॉरेस्ट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी आ जाता है, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट होंगे, मेंसुरेशन के भी कॉन्सेप्ट होंगे। तो ये एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इसका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। हमें इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब अपना ये सिलेबस मिड फेज में पहुँच जाएगा तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ट्री की जो हाइट है वो साइट सिलेक्शन के लिए एक बेटर क्राइटेरिया कंपेयर टू उसके डायमीटर ग्रोथ के। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो लोगों को पकड़ लीजिए। एक वो है जो बचपन में बहुत गरीब था, यानी कि बचपन से ही गरीब है, और दूसरा थोड़ा ठीक ठाक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग साउंड कंडीशन में है। तो जो इकोनॉमिकली साउंड है उन्हें क्या है, कभी न्यूट्रिशन की, डाइट की कोई समस्या नहीं रही है, तो उनकी जो हाइट है वो आराम से सही हो जाती है, अच्छी हाइट होती है उनकी। लेकिन जिनकी इकोनॉमी कम रही है, खाने की समस्या रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हुआ है, तो उनकी जो हाइट है वो थोड़ी छोटी रहती है, स्टंटेड हो जाते हैं ग्रोथ में। तो ये जो स्टंटेड है वो ह्यूमन बीइंग का है। सिमिलरली ये जो अपने ट्री होते हैं उनके साथ भी यही समस्या है। अगर उनके लिए न्यूट्रिशन क्या है, ज़मीन। अगर जो ज़मीन है यानी कि साइट है वो बहुत बेटर क्वालिटी की है तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। अगर घटिया क्वालिटी की है तो हाइट कम होगी। रिमेनिंग थिंग अगर उनकी सेकेंडरी ग्रोथ की है यानी कि मोटाई में ग्रोथ किया, तो जैसे इंसानों में होता है, गरीब हो या अमीर हो दोनों ही मोटे मिलते हैं, वैसे ही ट्री में भी यही होता है कि साइट अच्छी हो या घटिया हो, मोटाई तो दोनों ही में हो जाती है, लेकिन हाइट में जो इम्पैक्ट होता है वो सीधा सीधा दिखता है। डायमीटर में इम्पैक्ट हमें उतनी बेटर तरीके से नहीं डिटेक्ट होता है जितना हाइट में होता है, इसलिए हम हाइट को एक बेटर क्राइटेरिया मानते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया कि साइट क्वालिटी क्या है, उसको कैसे मेजर करोगे, मेजर के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में बात की गई। फिर साइट क्वालिटी, लोकेलिटी फैक्टर, लोकेलिटी फैक्टर कैसे टर्म, मतलब एक तो टर्म पूछ लिया, फिर आपसे उससे क्या समझते हो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वगैरह वगैरह घूम फिर के ये जितना भी क्वेश्चन है वो घूम फिर के आप पे कहाँ आते हैं। एक तो पूछते हैं आपसे कि कोई भी ये जो साइट है या लोकेलिटी है वो मतलब क्या है, क्या होता है ये साइट या लोकेलिटी या हैबिटेट का मतलब। फिर ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप साइट और साइट फैक्टर को समझ में आ गई तो फिर हमें ये जो साइट है उसकी क्वालिटी को कैसे निकालोगे,
और फिर साइट क्वालिटी अगर आपने निकाल रही है तो फिर उसका हम क्या करेंगे, उसको एक टाइप से साइट क्वालिटी को डिटर्मिनेट करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे। इतना कर लिया तो अपना ये जो चैप्टर था, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो अपना काम हो गया। और ये जो क्वेश्चन थे आगे के वो आपको एक बेसिकली समझ में भी आ जाते हैं, और उन्हें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उनके में कितने लेवल तक लिखना है, वो चीज़ें सब आ जाती हैं। अब सपोज हम चलते हैं, आपका आईएफएस का एग्ज़ाम निकल जाता है और आप देहरादून पहुंच जाते हैं इग्नेफा में, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जो अपनी एफआरआई में है, जहां आपकी आईएफएस वालों की ट्रेनिंग होती है। आपको वहां एक टारगेट दिया जाता है कि जो देहरादून वैली है, सपोज ये वाला हिस्सा आपका शिवालिक वाला है और ये मिडिल हिमालय का है। आप वैली रीजन में, वहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, उनके किनारे का एक एरिया है। आपको एक टारगेट दे दिया गया है कि बोला वैली में जो चीड़ पाइन है, पाइनस रॉक्सबर्गी, उसको यहाँ प्लांटेशन वर्क करना है। हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारा प्लानिंग है इनका कि फ्यूचर में अगले 20 साल बाद वहाँ रेजिन टैपिंग की जा सके, आफ्टर 20 ईयर वहाँ पर रेजिन टैपिंग की जा सके। तो आप वहाँ पर एक एरिया में गए और वहाँ पर चीड़ पाइन की प्लांटेशन कर दी। आज कर दी आपने, तो क्या आज के 20 साल बाद आप मीन्स जैसे आज आपने कर दी और जा करके चादर ओढ़ के सो गए, 20 साल बाद आप जागोगे तो क्या आपको ये प्लांटेशन इस टाइप की मिल जाएगी? आपको लगता है कि ये बिल्कुल आज लगा दोगे और बिल्कुल प्लांटेशन आपको 20 ईयर बाद बिल्कुल एग्जैक्टली इस कंडीशन में मिलेगी? एक्चुअल में ऐसी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। कुछ एनिमल है, जैसे कि अपना एलिफेंट है, वो आ गया और आपने उसने उसने आपके 4-5 पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। कोई इंसेक्ट आ गया जिसने उन्हें बीमारी कर दी। वेदर है, आपको पता है बादल के फटने की घटनाएं हिमालय में होती ही रहती हैं। सपोज आपके यहाँ बादल फट गया ऊपर पहाड़ी में और उस वहाँ से फ्लड आया और पूरी पूरी साइड को बह के लेके चला गया। तो एक्चुअल में आप जो चाहते थे वो आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं मिल जाता है। वहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपकी कंपोजिशन जो आपने लगाया है उसको प्रभावित करेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक तो वो एरिया जहाँ पर आप प्लांटेशन वर्क करना चाहते थे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं हम साइट, या उसे बोल सकते हैं लोकेशन, या बोल सकते हैं इसे हैबिटेट। और वहाँ पर वो फैक्टर जैसे कि एनिमल है, बर्ड्स है, क्लाउड है यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, एडेफिक है, सॉइल वाले हैं, बायोटिक है, ये सारे जो फैक्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं हम साइट फैक्टर। तो साइट फैक्टर बेसिकली क्या है? इन चारों फैक्टर का एक कुमुलेटिव इफेक्ट होता है। चारों एक ही साथ लगते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आज लग रहा कोई कल लगेगा, कोई छुट्टी का टाइम नहीं होता इनमें कि डे के हिसाब से बटे हो। MWF में ये करेगा, जो TTF है उसमें कोई दूसरा करेगा, सबके सब एक साथ ही करते हैं, कुमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो साइट क्या है, दूसरा साइट फैक्टर्स क्या है। अब ये जो अपने साइट फैक्टर्स हैं उन्हें इनलिस्ट कर देते हैं, एक साथ ले लेते हैं। जैसे पहला अपना है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा एडेफिक यानी कि ज़मीन से सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स है, तीसरा टोपोग्राफिक है। टोपोग्राफिक कैसे? आपकी प्लांटेशन किस साइड है? सपोज आपने इधर से क्लाउड आ रहा है, अगर आप वेस्टर्न घाट में प्लांटेशन कर रहे हैं, अगर आप माउंटेन की साइड मतलब अपने समुद्र की तरफ कर देते हैं जिधर से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो यहाँ पर अगर प्लांटेशन कर दी तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रेनफॉल इधर ही होनी है। अपोजिट साइड में कर दी तो वहाँ पर रेनफॉल मिलने वाली नहीं है, तो वहाँ पर फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जबकि इधर सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप से आपकी जो टोपोग्राफी वो कैसी है, आपकी इस टाइप की कंडीशन हो सकती है, आपकी वैली वाली कंडीशन हो सकती है, आप वैली के टॉप पे हैं या वैली के बेस में है, या यहाँ पर स्लोप किस टाइप का, यानी कि पहाड़ी के जो ढलान वगैरह हैं, ये आपकी टोपोग्राफी है। ये भी उन्हें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर अदर चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रन ऑफ पानी का जो सॉइल एरोजन है वो चीज़ें। लास्ट होता है इसमें बायोटिक फैक्टर, जैसे कि एनिमल वगैरह है जो उसे कंज्यूम कर जाए। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही का होते हैं उनके, लेकिन वो इफेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये चार फैक्टर अपने होगा, लोकेलिटी फैक्टर या साइट फैक्टर। अब एक छोटा सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये पूछा था कि एक सिल्वीकल्चरिस्ट है, उसे जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर ये चार फैक्टर हैं वो आपको समझ में आ गया, जिन्हें आप सीधे में 4F लिखते रहेंगे, क्योंकि बार बार यही चीज़ें चलती रहेंगी। कहाँ मैं टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक, एडेफिक, बायोटिक बोलता रहूँगा, तो सीधा 4F बोल दिया, मतलब ये अपने 4 फैक्टर सीधा।
तो ये जो सिल्वीकल्चरिस्ट है ये बेसिकली यही 4 फैक्टर पे ध्यान देता है। अब आपको इस क्वेश्चन जो है उसको एक बार फ्रेम करने की ट्राई करना है, क्योंकि केवल फैक्टर लिख देने से मार्क नहीं मिलते हैं। ये इस टाइप की जो लैंग्वेज इसने घुमाई है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमें एक जो इंट्रो वाला पार्ट है उसे थोड़ा लिखिए और फिर नीचे सॉल्यूशन में अपनी ये 4 फैक्टर है कोशिश करिए, टेलीग्राम पे डालिए, फिर देखते हैं संडे तक इनका किस टाइप से सॉल्यूशन आपको मिलता है। नेक्स्ट रहेगा अपना 2010 का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोकेलिटी फैक्टर। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन वही है। और हाउ द अफेक्ट द डिसीजन ऑफ प्लांटेशन अंडरटेक बाय सिल्वीकल्चरिस्ट, कि भाई ये लोकेलिटी फैक्टर क्या है और ये सिल्वीकल्चरिस्ट जो डिसीजन लेता है वो उसे कैसे अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक सिल्वीकल्चरिस्ट जो है सपोज कहीं प्लांटेशन वर्क कर रहा है, वो ऐसी ट्री स्पीसीज को जिस पे वाइल्ड एनिमल बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तब वो ऐसे ही नहीं है कि गया और वहाँ पर सीड को ऐसे फेंक करके आ गया, उसे उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी प्लांटेशन, क्योंकि जैसी थोड़ी बड़ी होगी कोई एनिमल आएगा और उसे ब्राउज यानी कि कंज्यूम करके चला जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं तो इफेक्ट करेंगी उसको। इसे ट्राई करिए लिखने की। इसमें एक क्वेश्चन और होगा जिसमें वाई आर लोकेलिटी फैक्टर कंसीडर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको यहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले लगभग 1 वीक लगेगा इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने में, तब तक ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो इन्हें संडे टेस्ट में बेसिकली हम सभी लेने वाले हैं ना। नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना साइट क्वालिटी। साइट क्वालिटी का मतलब होता है किसी जगह यानी कि साइट यानी कि लोकेशन, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि कोई साइट है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये साइट क्वालिटी जो है वो स्पेसिफिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है चंबल के रेवाइंस। अगर आप यहाँ की समस्या पहले देख लेते हैं। एक तो रेवाइंस के साथ क्या इशू है कि यहाँ पर जो भी पानी गिरता है वो रैपिडली रन ऑफ में भाग जाता है, यानी कि रैपिड रन ऑफ है, अंदर इन्फिल्ट्रेट होता नहीं है, इसलिए वाटर टेबल की समस्या है। दूसरा, जो रूट्स हैं प्लांट की वो एक लिमिट से ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ कैलकेरियस का कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड पैन होता है सब सरफेस में। तीसरा, बायोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आप छोड़ दोगे कोई ना कोई एनिमल उसे खा ही जाएगा। और सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये यहाँ के एक बेसिक फैक्टर्स हैं। अब अगर आप चाहते हो यहाँ टीक की प्लांटेशन करना, तो क्या टीक सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है वो टीक के हिसाब का नहीं है। तो अगर टीक के हिसाब से देखा जाए तो ये साइड क्वालिटी जो है वो 3rd ग्रेड है। जबकि अगर आंवला के हिसाब से बोला जाए, आंवला इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस साइंटिफिक नेम उसका, अगर इसके हिसाब से बोली जाए तो इसकी जो क्वालिटी है वो क्लास 1 है, यानी कि ग्रेड 1 का आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको चाहिए ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो, और वो यहाँ पर मिल जाता है। रिमेनिंग थिंग्स जो है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं है। तो ये आंवले के लिए भले क्लास 1 हो, लेकिन टीक के लिए 3rd कैटेगरी की है सॉइल। तो इसलिए किसी साइट की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक है, और साइट क्वालिटी का मतलब है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब इसका एक मुद्दा है कि साइट क्वालिटी आपको समझ में आ गई कि कौन सी ज़मीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, तो फिर उससे रिलेटेड इशू है कि हम इसे डिटर्मिनेट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है अपना इनडायरेक्ट तरीका जो पुराने तरीके हैं, दूसरे हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है, कहीं अपन गए और सॉइल को देख लिया। अब यहाँ पर जैसे सॉइल देखिए कि यहाँ पर एक ब्लैक सॉइल है, अच्छी सॉइल है, तो मतलब प्रोडक्शन इसका अच्छा होगा। दूसरी जगह पर रेत मिल गई, राजस्थान की डेजर्टिक सॉइल मिल गई, तो हम बोल सकते हैं कि डेजर्टिक सॉइल से तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। टोपोग्राफी में देख लो, ये रेवाइंस है, ये प्लेन है, तो कोई भी बोलेगा कि भाई रेवाइंस से ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी इस सॉइल की होगी। तीसरा देख लो, ये अपने पास है सहारा वेजिटेशन, और ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आप इसमें वेजिटेशन देख सकते हैं तो सीधी सीधी जाता है कि वेजिटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, यानी कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सहारा डेजर्ट कंडीशन। ये
सवाना सवाना जो कंडीशन है अपने अफ्रीकन जो सवाना है उसके कंपेयर में, अफ्रीकन सवाना के कंपेयर में अपनी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी जो अपनी साइट क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा है। ये हुए डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट कैसे? उसके लिए एक तरीका निकाला गया है साइट इंडेक्स का। साइट इंडेक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे साइट इंडेक्स का मतलब क्या है कि आप किसी ज़मीन पे जाते हो, किसी एरिया में जाते हो, वहाँ पर कुछ पेड़ों को पकड़ लेते हो जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। 15, 20, 50 पेड़ों को ले लिया और उनकी एक एवरेज आपने निकाला। आपके पास एक पैराग्राफ इस टाइप का होता है, ग्राफ पेपर होता है। आप उनकी हाइट को उनकी एज के साथ देखो, टोटल हाइट और उनकी डीबीएच, ब्रेस्ट हाइट, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, डीबीएच, ये क्या होता है मेंसुरेशन में समझ लेंगे इसे। कोई पेड़ जो होता है उसकी अगर डायमीटर लेना होता है, मतलब ये कितनी चौड़ा है, ये डायमीटर हम लेते हैं ज़मीन से 1.37 मीटर पे। ये जहाँ लिया जाता है उसे बोला जाता है डीबीएच। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, अभी इन चीज़ों का इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम प्लांट की हाइट को उसके डीबीएच के साथ हम इस पैराग्राफ में शो करते हैं। फिर हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, हम सोच लेते हैं कि यहाँ की जो सॉयल है उसके हिसाब से एक जो कैटेगरी होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए 120 की। हाइट जो है फिट में वो 120 तक होना चाहिए। अगर कोई प्लांट 120 से ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर है, तो हम उसे सेकंड कैटेगरी में डालेंगे, सेकंड क्लास में डालेंगे। और अगर उससे थोड़ा और ऊपर चला गया तो फिर हम उसे क्लास 1 में डाल देंगे। और उसके हिसाब से हम ऐसे नीचे जाएगा तो क्लास 3rd, 4th, 5th में डाल देते हैं। तो ये बोल सकते हो कि हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ के कुछ अच्छे पेड़ों को पकड़ लेते हैं, उनकी एज देखते हैं कि वो एवरेज एज की हो। एवरेज एज मतलब यूजुअली पेड़ की हाइट जो एज है हम 100 साल की मान लेते हैं, तो उसकी आधी यानी कि 50 साल यूजुअली। तो हम हार्डवुड के केस में अपने यहाँ की जो मेजोरिटी जो नॉर्थ साउथ इंडिया में ट्री है वो सब के सब हार्डवुड है। तो हम हार्डवुड की जो 50 एज ले करके उनकी एक कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं। और उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं कि अगर एक ग्राफ पेपर से ऊपर है तो यहाँ की जो साइट क्वालिटी वो बेटर है, अगर उससे नीचे है तो थोड़ी घटिया है। तो ये अपना एक साइट क्वालिटी डिटर्मिनेशन का तरीका है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट तरीका है ग्राफ पेपर का। और इनडायरेक्ट वाले अपने क्या है, वही जो ज़मीन है, मिट्टी देख के, लैंड फॉर्म देख के और इंडिकेटर स्पीसीज वगैरह देख करके। अब आता है अपना साइट क्वालिटी, आपने निकाल तो लो, वो मतलब क्या हो गया, इंडेक्स मतलब एक डिजिटल फॉर्म में हो गया कि देश की प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो वो कोई स्टार रेटिंग में दे रहा है, कोई किसी रेटिंग में दे रहा है, तो एक टाइप से डिजिटलाइज कर दिया। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे उन्हें डिजिटलाइज कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कर दिया, जिससे उन्हें प्रॉपरली मेजर किया जा सके। अब आप जब एक बार मेजर कर लेते हो तो फिर आपके पास दूसरा तरीका आता है कि इनको कैटेगराइज करें, यानी कि उनको क्लासीफाइड करें। क्लासीफाइड के क्या तरीका है कि वहाँ पर आप किसी वेजिटेशन में जा रहे हो, किसी फील्ड में जा रहे हो, तो आप वहाँ पर उनके वेजिटेशन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हो कि बैरन लैंड है, कहीं ग्रासेस लैंड है, ट्री लैंड है। आप उनके टोटल वॉल्यूम के हिसाब से भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, वहाँ वॉल्यूम कम है। उनकी करंट एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट, उसके हिसाब से देख सकते हो। या फिर जैसे अपनी कैनोपी क्लासिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर एक सिंगल लेयर कैनोपी है, यहाँ पर एक लेयर ये है, दूसरी ये बन रही है यहाँ पर ये वाली, और तीसरी बन रही है ये, तो यहाँ ट्राई लेयर कैनोपी है, तो इस हिसाब से देख सकते हो। या फिर अपनी सॉइल टोपोग्राफी या क्लाइमेटिक फैक्टर है, उसके हिसाब से अपन कैनोपी जो अपने ये साइट क्वालिटी है उसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो इस टाइप से हम साइट क्वालिटी के जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम साइट क्वालिटी को कर सकते हैं। और क्लासीफाई करके मतलब ये तो नीचे तो बेसिस है, ये तो बेसिस है। क्लासीफाई में किस में करोगे कि ये साइट है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, घटिया है, बहुत ही घटिया है, इस टाइप की अपन कुछ कैटेगरी बना के साइट को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला करके अपने जो साइट क्वालिटी से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो अपनी काम हो गए। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उन्हें एक बार आप ट्राई करें, एक्सप्लेन करें, लिखें उन्हें। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में लिखा जा सके, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। कोशिश करोगे तो उससे होता क्या कि जब आप स्ट्रगल करते हो तो वो चीज़ें आती है वहाँ पर। अभी आप जब वहाँ पर 4 चीज़ें लिखोगे, 10 दिन बाद कुछ नया पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा कि अच्छा, जो आपने आज पढ़ा उसे भी इस साइट वाले में लिखा जा सकता था। तो इस टाइप से आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ी धीरे धीरे करके इंटरलिंक करने की आदत बढ़ जाती है, तो ट्राई करो उसे। नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर आएगा वो है अपना क्लाइमेटिक फैक्टर।
साइड फैक्टर में जो अपने 4 थे उनमें पहला था क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, जैसे कि सोलर रेडिएशन क्या है, सोलर रेडिएशन से रिलेटेड जो टेम्परेचर के इशू हैं उन्हें देख लेंगे यहाँ पर। फिर अपने आ जाते हैं बरसात, यानी कि रेनफॉल से बरसात बहुत ज़्यादा हो, मतलब कम हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। या फिर अपना आता है हवा। बेसिक तो बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर है, यहाँ पर यही 4-5 को अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं से अपना जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं से लिंक हो जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले लेंगे हम सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन के बारे में बात की, यानी कि इस 5 ही फैक्टर को अगर ले लें तो पांचों ही फैक्टर पे अपने 3 बेसिक चीज़ें चलती हैं। एक तो चलता है इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही यूपीएससी प्रीलिम्स से निकाला है। तो जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ों को रिपीट करने का कोई पर्पज़ है नहीं। सेकंड है कि ये जो फैक्टर है उसका फॉरेस्ट वेजिटेशन पे क्या इफ़ेक्ट है, उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा लिंकेज है। थर्ड पिलर रहेगा कि आखिर ये सोलर रेडिएशन को हमारे लिए क्या यूटिलिटी है, इसी वजह से तो हम यहाँ सिल्वीकल्चर में पढ़ रहे हैं। उसके पीछे वो ये जो कॉजेज है वो ये समझ सकते हो कि हम सोलर रेडिएशन को एज ए टूल कैसे यूज कर रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम सोलर रेडिएशन को एक हथियार, वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, और फॉरेस्ट ग्रोथ को एक टाइप से हम जो चाहते हैं वो हम अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में क्या आएगा आपका, जैसे अल्बिडो वगैरह है, सोलर रेडिएशन लैटिट्यूड अल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरिएट होती है, सोलर इंसुलेशन क्या है, ये सारी जो है सोलर रेडिएशन से है। या सन के जो सोलर रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट, ये जो एक्सरे गामा रे वगैरह है उन्हें देख सकते हो आप। वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे अपने क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं मैथ्स में, वो ऑब्जेक्टिव तक ही सीमित है। अब बात आती है कि जो सोलर रेडिएशन है जो सोलर रेडिएशन है उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है फॉरेस्ट में, यानी कि वो फॉरेस्ट को कैसे प्रभावित करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो हमें पता है कि पेड़ जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बट वो फूड सिंथेसाइज जो है वो किसके थ्रू करते हैं, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण, प्रोडक्शन करना। तो इसमें क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट यूज CO2 प्लस वाटर, और उसको लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। ओके, तो ग्लूकोज यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये ना केवल फूड का प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पर लाइट है और क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मेन कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। या क्लोरोफिल ना केवल फोटोसिंथेसिस में यानी कि फूड के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इवन क्लोरोफिल का खुद का सिंथेसिस, क्लोरोफिल के खुद के सिंथेसिस में भी लाइट का रोल होता है। अब अगर आपने सपोज कोई प्लांट है उसे डार्क में रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा कि उसका जो लाइट नहीं मिलेगी तो इसके जो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और एक टाइम के बाद वो हो जाएगा येलो कलर का। इसे बोलते हैं कंडीशन को इटियोलेशन, यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड हो सकता है अपना, बहुत सारे सीड होते हैं, सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। कई बार जब लाइट नहीं मिलती है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। इस टाइप की सीड की एक कैटेगरी है, इन्हें बोलते हैं फोटो एक्टिव सीड, यानी कि वो सीड जिन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड आ सकता है अपना ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो प्लांट है वो लीफ के थ्रू वाटर को इवेपोरेट करता है। और ये इवेपोरेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह है, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि यहाँ से मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाती है। यूजुअली जो प्लांट है जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 98% पार्ट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और ये इवेपोरेशन के लिए पूरी एनर्जी का जो साइकिल चलेगा वो कहीं ना कहीं किससे चलेगा, सोलर रेडिएशन से। क्यों प्लांट इवेपोरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन इनकी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है और प्लांट उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इवेपोरेट करते हैं जिससे वो अपने आप को ठंडा रख सकें। इसी में आगे और आ जाता है जैसे लीव है जिस पे ये इवेपोरेशन जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू।
तो ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो भी कौन रोल प्ले करेगा उसमें? सोलर रेडिएशन। तो ये तो बेसिक थीम है जहाँ सोलर रेडिएशन का हम समझ लेते हैं। और भी रिलेटेड चीज़ें जैसे कि नर्सरी में सीड जर्मिनेशन पढ़ लिया, फोटो रेस्पिरेशन है, रूट की ग्रोथ के लिए ये प्रमोट करता है, रोल प्ले वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को देख लेना, एक लिमिट तक ठीक है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब अपना मुद्दा आता है कि आखिर ये तो इफेक्ट हो गया सोलर रेडिएशन का, और अपने लिए टूल कैसे है ये सोलर रेडिएशन, यानी कि हम उसे एज ए टूल कैसे यूज कर सकते हैं जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है। उससे दो क्वेश्चन भी आए हैं। रेगुलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन गिव अ पावरफुल टूल फॉर फॉरेस्टर, जस्टिफाई। दूसरा, रोल ऑफ लाइट इन प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर। ये क्वेश्चन दोनों एक से दिख रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में इनमें थोड़ा वेरिएशन है। यहाँ सोलर रेडिएशन के केवल एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है कि सोलर रेडिएशन यानी कि लाइट का जो रोल हाई क्वालिटी टिम्बर प्रोडक्शन में, जबकि यहाँ सोलर रेडिएशन का जो पावरफुल टूल है, यहाँ ये हाई क्वालिटी टिम्बर तो है ही, इसके अलावा 3-4 और यूज है, उन सबको भी यहाँ डिस्कस करना था। तो ये थोड़ा इनमें वेरिएशन था। अब यहाँ देखते हैं कि हम ऐसे यूज कहाँ करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट है आपके नोट्स में, लाइट इंक्रीमेंट। दूसरा ये लाइट डिमांडर, सेट बियरिंग, इस टाइप का एक इशू रहता है, उसका चीज़ें। तो ये दो चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहले देखेंगे कि लाइट इंक्रीमेंट होता क्या है। यूजली है क्या कि अगर हम प्लांटेशन, सपोज अपने जो खेत है, फार्म है, ये एक बड़ा सा फार्म है, इस पे एक ट्री को मैंने यहाँ पर लगा दिया, दूसरे ट्री को यहाँ कर दिया, इनके बीच की स्पेसिंग है 8 मीटर की, जो फाइनली जब बड़े होंगे ये तो 8 मीटर की स्पेसिंग पर रहना है ना। अगर हम स्टार्टिंग में ही इन प्लांट्स को 1 मीटर बाई 8 मीटर पर करेंगे तो होगा क्या, ये प्लांट को अपनी इस स्पेसिंग जो इनके लिए छोड़ी है उसको कवर करने में इन्हें लग रहा है सपोज 15 साल। तो 15 साल तक ये जो ज़मीन है ये खाली पड़ी रहेगी तो क्या होगा, इस पर ग्रोथ कर लेंगे कुछ अनवांटेड स्पीसीज, ग्रासेस कर लेंगे, कुछ सीड पड़े होंगे, कुछ वगैरह वगैरह। दूसरा, इरोजन होने के चांसेस है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए, गिर जाए, तो वो भी एक समस्या है। तो ऐसा ना हो, और फिर खाली छोड़ने से तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर क्लोज स्पेसिंग में प्लांटेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज स्पेसिंग होगी यहाँ पर पूरे पूरे को प्लांटेशन से भर देंगे, मतलब 8-8 मीटर पर ना करके हम इनकी प्लांटेशन जो है वो करेंगे 1-1 मीटर की स्पेसिंग पे। फिर क्या है, टाइम के साथ हम इनकी स्पेसिंग बीच बीच में पेड़ काटते जाएंगे और इनकी स्पेसिंग को बढ़ाते जाएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा है, जब एक पेड़ जिसे कोई कंपटीशन ही नहीं था, जो 8 मीटर पर लगा रहे थे, तो वो हाइट में ग्रोथ क्यों करेगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हाइट में ग्रोथ करेगा ही नहीं, वो तो साइड में ग्रोथ करेगा। इससे प्लांट की जो हाइट है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी हमें चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप अमीर हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आप एक लेवल से ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो नेसेसिटी नहीं है। जबकि ये जो पॉवर्टी में, स्ट्रेस में है, उसे सुबह शाम पढ़ना ही पड़ता है, कुछ भी हो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। वो सिविल के लिए बिल्कुल लग ही जाता है और वो पॉसिबिलिटी है कि निकाल लेगा, क्योंकि उसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर पेड़ को हम यहाँ सिंगल छोड़ेंगे, वो हाइट में कम ग्रोथ करते, साइड में ब्रांचेज वगैरह बहुत निकाल देता है। फिर ब्रांचेज को अगर हमें काटना है तो हमें हाथ से काटना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्रूनिंग। तो हमें आर्टिफिशियल प्रूनिंग करनी पड़ेगी, मेहनत खाली पीली में बढ़ जाती है, और साइड तो वैसे भी बर्बाद कर रहे हैं फिर हम। तो उससे क्या करते हैं कि क्लोज स्पेसिंग में हम प्लांट को लगा देते हैं। अब क्लोज में लगेंगे तो अगर इससे कोई ब्रांच निकलेगी तो उसे लाइट नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगी, इसे बोलते हैं नेचुरल प्रूनिंग। दूसरा, अब ये प्लांट जो है ये एक बच्चों की तरह ही बिहेवियर होगा। ये प्लांट सोचेगा कि अगर इसने तेज़ी से ग्रोथ कर लिया तो ये थोड़ा टॉप पे आ जाएगा, जिससे साइड वाले प्लांट को भी जो धूप मिलने वाली है उस पर इसका कब्जा आ जाएगा, क्योंकि इनके क्राउन जो है वो आपस में टकरा रहे हैं। तो ये प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, जिससे वो ऊपर आकर के धूप, ज़्यादा से ज़्यादा धूप को ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके। बट साइड वाला थोड़ी ऐसा है कि भाई कोई बात नहीं तुम ही ले लो, मुझे कोई रिलेशन नहीं है, वो सेकंड वाला भी ट्राई करेगा इसी लाइन में। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स
वो यही करेंगे कि उनकी जो हाइट ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेंगे, उनकी जो पूरी एनर्जी है वो साइड ग्रोथ में, ब्रांचेज ग्रोथ में नहीं बर्बाद करेंगे, वो पूरी एनर्जी को अपनी हाइट ग्रोथ में लगा देते हैं, क्योंकि सबको जीतना है ये रेस। और उसका रिजल्ट होता है कि इनकी पूरी एनर्जी हाइट ग्रोथ में लगने से इनकी जो हाइट है वो रैपिडली ग्रोथ करती है। रूट जो नीचे सिस्टम है वो भी, उनमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वो भी रैपिडली नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाती है, जिससे प्लांट का जो स्टेम है एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, सीधा सीधा ऊपर को जाएगा, बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेट होगा, साइड ब्रांचेज होगी नहीं। तो एक तो हमें जो टैपिंग होती है, टैपरिंग जो होती है, टैपरिंग का मतलब नीचे से ऊपर जाने पे जो प्लांट का जो स्टेम है उसका जो डायमीटर है, यानी कि ये डायमीटर जो है वो घटता जाता है। प्लांट जनरली ऐसे होते हैं कि नीचे ज़्यादा मोटे होते हैं, ऊपर कम होते हैं, तो ये जो डायमीटर है वो घटना, इसे बोलते हैं टैपरिंग। तो जो रेट ऑफ टैपरिंग है वो जनरली ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ टैपरिंग लगभग निग्लिजिबल जैसी हो जाती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि इनने पूरी एनर्जी उस हाइट ग्रोथ में लगा दी, साइड ब्रांच है नहीं, तो फाइबर जो होंगे वो बिल्कुल सीधे होंगे। अब इससे होगा क्या कि जो हमारा टारगेट था, सपोज ये पेड़ को हमें काटना था 25 साल बाद, तो लगभग 18 साल तक हमें इसी स्ट्रेस या इसी कंपटीशन में रखेंगे, जिससे इन्हें जो हाइट हमें लेनी थी, जो इस हाइट तक हमें पहुंचाना था इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, उस हाइट तक हमने इन्हें पहुंचा दिया। अब क्या है कि हमें मोटाई में भी ग्रोथ करवाना है, तो फिर हम इनके बीच की जो कुछ वेजिटेशन है उसे निकालना शुरू कर देंगे, जैसे ये पेड़ निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही इनके साइड से कंपटीशन एकदम गायब होगा, ये जो दौड़ना था वो बंद कर देंगे और अब मोटाई में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इनका सिलेक्शन हो गया है, सिविल एग्ज़ाम निकल गया है, अब इन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, किताबें लक्ष्मीकांत को एक साइड में रख देंगे और अब ये पका की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सेकेंडरी में घूमना फिरना, सोशल मीडिया, ये वो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इससे इनकी होगी सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि मोटाई में ग्रोथ। और जहाँ मोटाई में स्टार्ट हुई, हम लगभग 24-25 साल तक वो हमारे जो लेवल तक पहुँच गए, हम इन्हें काट लेते हैं। तो लाइट इंक्रीमेंट का मतलब है कि जो इनमें इंक्रीमेंट या ग्रोथ जो है वो एक लिमिट तक जाकर रुक रही थी। जैसे एज की जो ग्रोथ है ईयर में, उनकी जो बोल या डायमीटर में है, वो एज के साथ उनका डायमीटर में ग्रोथ हुई, यानी कि स्टेम का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसमें एज के साथ तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी डायमीटर ग्रोथ इसी हिसाब से जाने वाली थी। अब उनने क्या किया कि उसके बीच के साइड वाले प्लांटों को निकाल दिया, तो एकदम बूस्ट अप मिला उसको ग्रोथ में, हाइट में नहीं, डायमीटर में। तो उसमें डायमीटर ग्रोथ का पैराग्राफ उसने ये ना पकड़ के अब एकदम तेज़ी से पकड़ लिया ये वाला। तो ये वाला जो ग्राफ पकड़ा है, ये वाला जो डायमीटर में इंक्रीमेंट हुआ, वो इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ? साइड की स्पेस हटने से जो लाइट है, वो लाइट पहले जो केवल टॉप पे ही मिल पा रही थी, अब वो उसके साइड में भी मिलने लगी, जिससे एक तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, दूसरा नीचे की ब्रांचेज भी हैं वो जो कोई कुछ नहीं बना पा रही थी, वो भी फोटोसिंथेसिस करने लगी। तो जो सेकेंडरी डायमीटर जो एकदम बड़ा, उसे बोलते हैं लाइट इंक्रीमेंट। यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था कि रोल ऑफ लाइट इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी टिम्बर, ये पूरा क्वेश्चन इसी थ्योरी के ऊपर घूम रहा है। हाई क्वालिटी टिम्बर का मतलब क्या हुआ? आपको ऐसे पेड़ चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट हों, रेट ऑफ टैपरिंग उनमें बहुत कम हो, साइड ब्रांचेज लगभग ना हो, उनकी जो रेसे हैं यानी कि फाइबर हैं वो बिल्कुल सीधे हों। तो वो सब कहाँ से मिलेंगे अपन को? ये लाइट इंक्रीमेंट के थ्रू, इसलिए हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं। अब हाई क्वालिटी टिम्बर क्या होता है, ये टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेबस जैसे जैसे चलेगा आपको ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, आपको धीरे धीरे करके ये भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन होंगी कि हमें हाई ग्रेड टिम्बर का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या बेसिक फैक्टर हो सकते हैं, धीरे धीरे करके आएंगे, तो इतना हाई तो मचाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सुनो समझो और आगे बढ़ो। अब दूसरा, इसी में जैसे अपना क्वेश्चन आया था, रेगुलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन गिव अ पावरफुल टूल टू फॉरेस्टर। अब ये पावरफुल टूल तो दे रहा है फॉरेस्टर को या सिल्वीकल्चरिस्ट, जो भी ले लो यहाँ पर, ये सोलर रेडिएशन उसे पावरफुल टूल है, लेकिन कैसे? तो उसे यहाँ पर एक बार थोड़ा लिखने की कोशिश की गई, कैसे कर सकते हैं।
ट्री जो है, जो अपन हाई ग्रेड टिम्बर प्रोडक्शन कर रहे थे, वो तो ये वाला पार्ट रहा। साइट कंडीशन को मेंटेन करने में हो सकता है, वेजिटेशन को मेंटेन करने में हो सकता है, वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकता है, वाइल्ड लाइफ है, अदर कंपटीशन को कैसे कम कर सकता है, क्लिम्बर वगैरह है उनको कैसे कम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आएंगी। यहाँ पर 3 को है, आप उसे पढ़िए, सोचिए, समझिए, और जैसे अपना सिलेबस आएगा इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट में आना चाहिए। तो अपने पास क्या है कि जैसी नई थ्योरी आएगी वो यहाँ पर कहाँ लग सकती है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन इनरिच होंगे। नेक्स्ट अपना अगला आएगा लाइट डिमांडर स्पीसीज वाला। देखो प्लांट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किए जाते हैं। एक प्लांट है जिन्हें बोलते हैं हम लाइट डिमांडर स्पीसीज, यानी कि ये वो प्लांट हैं जिन्हें अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। दूसरे प्लांट हैं जिन्हें बोलते हैं सैड बियर। सैड का मतलब छाया, शैडो, और बियरर मतलब उसे झेल सकते हैं। तो ये वो प्लांट हैं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए लाइट चाहिए, लाइट की रिक्वायरमेंट है। बट अगर लाइट नहीं मिली, सैड मिल रही, तो कोई बात नहीं है, उसमें भी जिंदा रह लेंगे, आराम से ग्रोथ करते हैं, इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि लाइट है या लाइट नहीं है, एक लिमिट से ज़्यादा इन्हें इफेक्ट नहीं करती है। तीसरे प्लांट्स हैं सैड डिमांडर। ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए शैडो चाहिए ही चाहिए। ये धूप में तेज लाइट में ग्रोथ नहीं कर सकते। अब इनकी 3 कैटेगरी है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया के हैं, सब ट्रॉपिकल के हैं, टेम्परेट के हैं। 3 कैटेगरी हैं, तीनों में एक एक एग्जाम्पल है। इस टाइप से यहाँ 9 है। थोड़ा याद आसानी से हो जाए इसलिए यहाँ पर इस टाइप का रखा गया है कि जैसे ट्रॉपिकल एरिया को इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कर दिया डैम, यानी कि डायप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस, मिजुआ। ट्रॉपिकल एरिया में डायप्टेरोकार्पस एक लाइट डिमांडर है, सेड बियरर में आर्टोकार्पस आता है, और सेड डिमांडर में आता है मेजुआ फिरिया। वैसे ये टेम्परेट वाले में आता है अपना पॉपुलर है, देवदार है, और सिल्वर फिर या एबिज पिंड्रो है, वो एक टाइप से सेड डिमांडर है। आपको इन्हें तीनों को करना क्या है, अगर आप एमसीक्यू एग्जाम देने में भी कभी कोई फ्यूचर में कोई इस टाइप का प्लानिंग है तो इन्हें रट्टा मारना ही मारना है। लेकिन अगर आप केवल सिविल की दे रहे हैं तो एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, और इनमें से अगर याद हो सके तो इन्हें एक बार याद रख लो, क्योंकि कई बार कोट करने में थोड़ा आसानी जाती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सिल्वीकल्चर सिस्टम का, जब सिल्वीकल्चर सिस्टम आएगा तब डिस्कस करेंगे इसको, कि एक फॉरेस्ट है जिसमें सैड बियरर और लाइट डिमांडर स्पीसीज है, उन्हें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करोगे? यूनिफॉर्म शेल्टरहुड सिस्टम, क्वेश्चन पढ़ लेना। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता कि सैड बियरर क्या होते हैं, लाइट डिमांडर क्या होते हैं, तो क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आएगा, तो लिखोगे क्या? तो उस हिसाब से पहले ये टर्मिनोलॉजी को समझो इसको, और यहाँ पर अपना काम इसका हो जाता है। फिर देखेंगे ये क्वेश्चन आगे डिस्कस होगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना सोलर रेडिएशन के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी वही 3 पार्ट आएंगे। एक तो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जिसमें जैसे डायरनल दिन रात का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसमें क्या है, टेम्परेचर के बेस पे अपने जो टेम्परेचर जोन है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट जोन है, वो चीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट आएगा कि टेम्परेचर जो है वो साइट के हिसाब से, जो अपना लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन होता है, या माउंटेन अरेंजमेंट है वगैरह वगैरह है, जो टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती हैं। जैसे टेम्परेचर अपना जो हिमालय है उसी की वजह से नॉर्थ इंडिया में इतना ठंडा नहीं होती है, विंटर नहीं होती स्ट्रॉन्ग जितनी चाइना वालों को पड़ती है, तिब्बत वालों को झेलना पड़ता है। और ये क्लाउड रेनफॉल वगैरह जो चीज़ें हैं ये टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को यहाँ डिस्कस करने का अपना वैसे भी मुद्दा नहीं रहता है, ना तो अपने एग्जाम में आने वाले हैं, और दूसरा ये जो प्रीलिम्स है उसके टाइम पे आप जियोग्राफी में वैसे भी इन्हें काफ़ी अच्छा खासा पढ़ ही लेते हैं। अपना टेम्परेचर का पार्ट है, उसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है और इसका हमारे लिए क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस वाला पार्ट। टेम्परेचर की बात की जाए तो किसी भी प्लांट स्पीसीज के जो सीड होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का टेम्परेचर रिक्वायर होता है। अगर आप वो स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं दोगे तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है, जैसे कि देवदार है, उसको जब तक स्नोफॉल नहीं होगा उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका आँख है तो है नहीं, तो उसको वो नेचुरल के हिसाब से उसकी जीनोटाइप में
एक रिस्पॉन्स आ गया, जीनोटाइप में एक चेंज आ गया कि जिस साल ज़्यादा स्नोफॉल होते हैं उसके ट्री की जो ठंडक पहुंचने पे उसके जीनोटाइप को समझ में आ जाता है किस साल ज़्यादा स्नोफॉल है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर है, मतलब अगर इस साल ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करे तो उनके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इस हिसाब से उस साल वो ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली ये जो सीड है उनको अपने जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसे बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। यूजुअली ये कार्डिनल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ज़्यादातर अपने जो ट्रॉपिकल ट्री है उनके लिए। अलग अलग ट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रफली बोला जाए तो यही रहेगा अपना। अब आज के टाइम पे समस्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में दिक्कत क्या आ रही है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि सपोज कोई स्पीसीज है जो पहले इस एरिया में ग्रो करती थी, वो यहाँ से अपने सीड प्रोड्यूस करती थी और यहाँ पर जो सीड गिरे हैं उनको वो कार्डिनल टेम्परेचर मिलता था, वो यहाँ से जर्मिनेट कर जाते थे। समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर सपोज होता था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ होता था 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ होता था 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ 30 की जगह हो गया 32, यहाँ जो 29 होता था वहाँ हो गया 30 डिग्री, 28 की जगह हो गया सपोज यहाँ 29 डिग्री, जो भी है, यहाँ 30 डिग्री मान लो, यहाँ 29 डिग्री मान लो। तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। टेम्परेचर जो जोन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर पहाड़ी को ले लो, अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में पोलवर्ड टेम्परेचर जो बेल्ट है उनकी शिफ्टिंग हो रही है। इसका रिजल्ट क्या है कि जब जो वेजिटेशन है वो तो सभी जगह अपने सीड फैला रही है, जब उसके सीड यहाँ पर है तो वो जब जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें प्रॉपर कार्डिनल टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है। जबकि ये जोन जो है जहाँ पर पहले वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अब क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल है तो अब वो वहाँ पर सर्वाइव आसानी से कर पा रहे हैं, तो इस हिसाब से वो थोड़े खिसक गए। इसी हिसाब से अपने जो हिमालय हैं, खासकर हिमालय में जो चीड़ पाइन है अपना पाइनस रॉक्स वर्गी है, वो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो जो वेजिटेशन शिफ्ट है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपना कि क्लाइमेट जो चेंज है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो हमारी फॉरेस्ट की कंपोजिशन है, वेजिटेशन कंपोजिशन है, उसे भी इफेक्ट कर रहा है। खासकर जैसे जो फंजाई है, जो माइक्रो बैक्टीरिया है, फंजाई है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो माइक्रोबायोटा बोल देते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो आजकल ऐसा तो नहीं कि केवल यहाँ पर सीड टेम्परेचर का इफेक्ट हो। जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग वो बहुत अदर जगह भी मीन्स एक्टिव है, और उसका रिजल्ट जो है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है ट्री पे। तो सीड ना केवल ये कार्डिनल टेम्परेचर की वजह से बल्कि जो अदर बायोटा पर इफेक्ट पड़ने वाला है उन सब के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि पोलर रीजन में भी, उस रीजन में जहाँ छोटी छोटी ग्रास होती थी वहाँ पर ये फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करने लगे, क्योंकि वहाँ का जो ग्रोविंग सीजन जो 15 दिन था वो 2 महीने का हो गया, और 2 महीने में अभी ऐसी स्पीसीज सर्वाइव कर पाती है। तो कार्डिनल टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग से समझ सकते हो, और ये टेम्परेचर वाला अपना इशू भी हो गया। नेक्स्ट इशू आता है अपना टेम्परेचर पे, ये फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, लेकिन एक टेम्परेचर पे लगभग 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास माना जाता है। कई जगह आपको 32.5 मिल सकता है, लेकिन रफली इसे 30 मान के चलते हैं। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर ऊपर और बढ़ने लगेगा हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो गिरने लगती है। रीजन, क्योंकि अब जो एंजाइम हैं वो उतने एक्टिव नहीं है जितने उन्हें होना चाहिए था। तो एंजाइम की ज़्यादा एक्टिव ना होने की वजह से वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो गिरने लगती है, जबकि जो हमारे रेस्पिरेशन की रेट है वो तेज़ी से बढ़ रही होती है। यूजुअली हम एक टर्म यूज करते हैं थर्मल कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर देखो रेस्पिरेशन मतलब खर्चा, फोटोसिंथेसिस मतलब इनकम, ये थर्मल कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जहाँ पर आमदनी और खर्चा बराबर होते हैं। इसके बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ये थर्मल कंपनसेशन पॉइंट होता है यूजुअली 45 डिग्री पे। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ता है होता क्या है कि रेस्पिरेशन तेज़ी से बढ़ता है और फोटोसिंथेसिस गिर जाती है, मतलब खर्चा बढ़ जाता है और इनकम गिर रही है, और फिर कंडीशन पाकिस्तान जैसी हो जाती है, कंट्री कोलैप्स की कगार पर पहुंच जाती है।
और 50 डिग्री पहुंच गया तो एंजाइम बस्ट हो जाते हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये है थर्मल डेथ पॉइंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पे जो इफेक्ट है उसे समझ सकते हो। एक नेक्स्ट और है इस टाइप के, कई बार एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आए हैं कि आखिर जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया हैं उनमें अगर आप जंगलों में जाओगे तो नीचे जो है वो अपने जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम मिलता है। यहाँ पर ये है, ये क्या है, ट्रॉपिकल। देखो ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर इस टाइप का जो लीफ लिटर वगैरह पड़ा है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम मिलता है। जबकि हम टेम्परेट एरिया में जाए तो इस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लीफ लिटर वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया है उनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेम्परेट एरिया में। तो उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेट जो रीजन है जैसे हिमालय है, टेम्परेट एरिया में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। कम टेम्परेचर रहने की वजह से एक तो रिजल्ट ये होता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो होती है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ सर्वाइव नहीं करते। अब एक तो ऐसे समझ लो कि ट्रॉपिकल एरिया ऐसा है कि जैसे सुबह शाम दाल चावल भी मिल रहा है, सब्जी पूड़ी भी मिल रहा है, बका खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है, इडली डोसा दुनिया भर की जो भी है। और ये टेम्परेट वाले वैसे हैं कि जिन्हें सुबह शाम केवल एक ही डाइट पे हैं वो, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन ही वो गिनी चुनी है, कॉनिफर्स वगैरह ही है, ऊपर से टेम्परेचर का स्ट्रेस तो वो झेल नहीं पाते हैं। तो टेम्परेट एरिया में बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी होती है। रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो टेम्परेचर स्ट्रेस, दूसरा फोटोसिंथेसिस वगैरह के भी इशू है क्योंकि लाइट ज़्यादा होती नहीं है। तीसरा इशू ये है कि यहाँ जो कोल्ड एरिया है यहाँ कोई भी प्लांट होती है, जैसे एनिमल की बात करें तो वो पूरी फूड चेन से चलते हैं, तो उनके अदर ऑर्गेनिज्म उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत रह जाती है और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग स्लो होती है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जबकि ट्रॉपिकल एरिया कैसा है, वेस्टर्न घाट समझ लो, वहाँ पर हर चीज़ में रैपिड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, फूड चेन फूड वेब बहुत बड़ी होती है, इजीली सब कुछ चलता है स्मूथ वे में, तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है वो। इसी में अगला हम देख लेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो हमने उसका जो इम्पोर्टेंस था वो देख लिया कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा वो समझ लेते हैं। इफ़ेक्ट में बेसिकली हम दो चीज़ें देखेंगे कि एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा लो में हम स्नो और फ्रॉस्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? अगर कहीं पे जैसे राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो अभी दिख चुका है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर चला जाएगा रेट है वो धड़ाम से गिरने लगेगी। रेस्पिरेशन की रेट तेज़ी से बढ़ेगी। एक टाइम के बाद जब टेम्परेचर और बढ़ते ही जाएगा तो जो सेल है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, आप में से साइटोलॉजी नहीं पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो जो हमारी बॉडी है, सपोज इंसानी के ले लो, ये बॉडी रही, ठीक है, हाथ पैर हो गए जैसे भी ले लो, तो इसकी जो बॉडी है वो बनी किससे है? वो बनी है टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है? वो मिलकर बना हुआ है सेल से। और ये सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी? इस टाइप की, आपने थोड़ा बहुत जनरल पढ़ा होगा एनसीईआरटी वगैरह में। तो इसका सेल का ये न्यूक्लियस है और इसका है प्रोटोप्लाज्म। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म के जितने भी कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड वगैरह वगैरह, सबके सब इकट्ठे होकर कोएगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सबके सब की एक साथ डेथ हो जाती है, सामूहिक आत्महत्या करना है वो। तो ये कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है जब ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन वगैरह उसमें इन्वॉल्व है। और फिर जब प्लांट कमज़ोर होता है तो उस पर इंसेक्ट वगैरह अटैक करने के चांसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ये रहा। अब देखते हैं अपने लो टेम्परेचर का। रेस्पिरेशन वगैरह का आप समझ में ही आ गया होगा। लो टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर में एक अपना फ्रॉस्ट है और दूसरा है स्नो, दोनों की ध्यान से समझना। फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो एयर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, नीचे चली जाती है एयर का टेम्परेचर। तो फिर उसमें क्या है कि मॉइस्चर जैसी भी मिली वो सीधी हाली फ्रीज हो जाती है, जहाँ भी है वहीं फ्रीज हो गई। तो फ्रॉस्ट के सिविल में भी टाइप आ चुके हैं, अपन को बेसिकली देखना है कि फ्रॉस्ट क्या है, यानी कि फ्रीजिंग ऑफ एयर बिलो चिलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। इसके 3 टाइप होते हैं, रेडिएशन फ्रॉस्ट है, पूल फ्रॉस्ट है और एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। 3 टाइप की फ्रॉस्ट है। एक एक करके इन तीनों ही फ्रॉस्ट को पढ़ना है। वैसे तो आप सिविल में पढ़ ही चुके होंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पहला है रेडिएशन फ्रॉस्ट। रेडिएशन फ्रॉस्ट की कंडीशन होती है मिड लैटिट्यूड रीजन में। मिड लैटिट्यूड मतलब ये वाला रीजन,
ये है मिड लैटिट्यूड, यानी कि लगभग 45 डिग्री के आसपास, 5-10 ऊपर ले लो, ऊपर नीचे 5-10 के समथिंग ले लो। मिड लैटिट्यूड ऊपर की साइड भी होगा और मिड लैटिट्यूड यहाँ भी होगा। इस रीजन में क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ सर्दियाँ आई हैं, विंटर जो आने वाली हैं, उस टाइम पे क्या होगी कि यहाँ पर जो डे है, डे होगा अपना 8 आवर का और नाइट होगी लगभग 14 घंटे की। तो दिन में जो रेडिएशन मिल रहा है उसके कंपेयर में नाइट में रेडिएशन, जो ज़मीन को जो रेडिएशन मिला उसके कंपेयर में नाइट में रेडिएशन छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि हवा चल नहीं रही है, स्काई बिल्कुल साफ़ है, तो जो रेडिएशन ज़मीन छोड़ रही है वो आराम से बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। उसका नेट रिजल्ट होता है कि सपोज डे टाइम में जो एनर्जी मिल रही वो है 100 कैलोरी, और नाइट में जो रेडिएशन इमिट करके एनर्जी का लॉस हुआ वो है सपोज 110 कैलोरी। तो अगर डेली 10 कैलोरी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो अगले 15-20 दिन में ये बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा, और उसका रिजल्ट होगा कि यहाँ फ्रॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि हवा बिल्कुल काम हो, बिल्कुल रुकी सी हो, आसमान साफ हो और लॉन्ग विंटर नाइट हो। ये कंडीशन मिडिल लैटिट्यूड रीजन में मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर अक्सर ये रेडिएशन फ्रॉस्ट का इफेक्ट पड़ जाता है। काल्म विंड क्यों चाहिए, विंड बिल्कुल रुकी हुई क्यों चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन जा रहा है वो आसानी से निकल सके। अदरवाइज होगा क्या, जो एयर है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, जो यहाँ से रेडिएशन जा रहा है वो डस्ट पार्टिकल उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एक ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा, कुछ इसने किया ये करके आगे गया तब तक दूसरा आ गया, तो धीरे धीरे बट जाता है सब में। तो जो रेडिएशन है वो प्रॉपरली लॉस नहीं हो पाता, वो एयर को गर्म कर देता है और रेडिएशन लॉस नहीं हो पाता, तो इसलिए काम विंड चाहिए। अगर आसमान में बादल है तो बादल भी वही करेंगे कि यहाँ पर जो रेडिएशन ऊपर जा रहा था वो बादल उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्कैटर्ड करके नीचे छोड़ देंगे, ग्लोबल वार्मिंग जैसा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो रेडिएशन को वापस स्कैटर करेंगे, तो टेम्परेचर जो गिरना चाहिए था वो नहीं गिर पाएगा। तो रेडिएशन फ्रॉस्ट कहाँ होता है, मिड लैटिट्यूड रीजन में। दूसरा होता है पूल फ्रॉस्ट। पूल फ्रॉस्ट का मतलब होता है, स्विमिंग पूल सुना है, मतलब क्या है कि अपना एक कोई गड्ढा सा है। ये होता है जैसे वैली रीजन है, वैली में क्या है, रात के टाइम पे वैसे भी ठंडा होता है, यहाँ पर कोई जमा है बर्फ़, स्नो है, टेम्परेचर है -25, तो यहाँ की हवा क्या बहुत भारी होगी। जबकि ये जो वैली है यहाँ पर टेम्परेचर कितना भी हो, मान लो सपोज -4 है, तो यहाँ की तो हवा से तो हल्की ही है, गर्म ही है। और वैली में अगर कोई सिटी टी जैसे देहरादून है तो वो हवा और गर्म है पॉल्यूशन की वजह से। तो नाइट की टाइम पे पहाड़ों से हवा उतरती है नीचे की साइड, ये यानी कि वो स्विमिंग पूल में उतर जाती है हिल से नाइट के टाइम पर। और यहाँ पर क्या करती है, एक टाइप से कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन मतलब सभी साइड से, अगर पहाड़ी इधर भी है पहाड़ी इधर भी है, तो दोनों साइड से आकर के इकट्ठी हो गई, तो उसे बोलते हैं पूल फ्रॉस्ट। अब होगा क्या, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर इन्वर्जन में, जब यहाँ से एक कोल्ड एयर आएगी, यहाँ से कोल्ड एयर आएगी, टेम्परेचर का कलर बदलते हैं, ये कोल्ड एयर आ जाएगी, तो क्या होगा कि कोल्ड एयर जो है वो अपनी पूरी यहाँ भर जाएगी, और जो वार्म एयर थी अपनी वो इस रीजन में फंसी रह जाएगी। तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि यूजुअली हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। उसका मतलब क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वैली फ्रॉस्ट में टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी कंडीशन बन जाती है, और वैली फ्रॉस्ट कहाँ बनेगी, वैली रीजन में, जैसे अपने देहरादून वैली वगैरह है। थर्ड आता है एडवेक्शन फ्रॉस्ट या विंड फ्रॉस्ट। इसका पर्पज़ ये है कि विंड रीजन वगैरह में, ये हिली माउंटेन रीजन में लिखा है, एडजॉइनिंग में उसमें भी है, या अपने यहाँ सर्दियाँ जो आती हैं, ये क्या है, जो पोलर विंड है वो इस साइड से एंट्री करती हैं अपने यहाँ इंडिया में। तो ये जो कोल्ड रीजन है वो कहीं बाहर से आपके एरिया में एंट्री की है, इसे बोलते हैं एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। यूजुअली होता क्या है कि ये वाला जो है यूपी एमपी का ये रीजन है, राजस्थान का, यहाँ अक्सर फ्रॉस्ट हो जाता है। राजस्थान में चूरू जो है वो काफ़ी फेमस है इसमें, कि वहाँ पर अक्सर फ्रॉस्ट जैसी है, पाला पड़ना, ये तो यूजुअली है वहाँ के लिए, तो ये कंडीशन बन जाती है वहाँ पर। ये एडवेक्टिव का मतलब सीधी बाहर से आ गए। तो यहाँ फ्रॉस्ट के 3 टाइप हो गए। अब आप यहाँ पर फ्रॉस्ट से देखो,
जब भी आपको फ्रॉस्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो उसके हमेशा फ्रॉस्ट के यही नहीं होता है कि वो नुकसान ही हो, कभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। हमेशा सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर हम उनकी अगर नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं कि फ्रॉस्ट से क्या इंजरी है, तो उसके फ्रॉस्ट के पॉजिटिव ये है कि वो कहीं ना कहीं वेजिटेशन का जो कंपटीशन है उसे मेंटेन करती है। एक लेवल से कुछ को मार देती है तो कंपटीशन एक हेल्दी बना रहता है, लीथल कंपटीशन डेवलप नहीं हो पाता है। यहाँ पर जैसे है कि यंग सीडलिंग है तो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ये प्लांट है, यहाँ की ज़मीन का पानी जब फ्रीज हो जाता है, सुबह सुबह लाइट निकली, लाइट ने यहाँ पर पत्तियों को गर्म किया, यहाँ से ट्रांसपिरेशन की रेट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर इनके पास जो पानी था वो तो उड़ गया, ज़मीन अभी फ्रीज हो रखी है, वाटर यहाँ एब्जॉर्बेशन हो नहीं पा रहा है, तो ऊपर पानी की डिमांड है, नीचे से आ नहीं पा रहा है। उसका रिजल्ट होता है कई बार प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस टाइप की कंडीशन में बोला जाता है कि सुबह सुबह जो खेत है उनमें स्प्रिंकलर इरिगेशन दे दो, जिससे प्लांट की जो इनिशियल जो ज़रूरतें हैं उन्हें कंप्लीट किया जा सके। तब तक ये पानी जो है नीचे का वो फ्रिज वाला जो है वो मेल्ट होने लगता है। दूसरा होता है सॉयल लिफ्टिंग या सॉयल हीविंग। ज़मीन में जो पानी है जब वो फ्रीज होता है तो वो अपलिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सपोज ये मिट्टी है, यहाँ पर जो पानी भर रखा है इसमें जब रात के टाइम पे ये जमा होगा, फ्रीज होगा, तो फ्रीज होने पे क्या होता है, वाटर का जो साइज है वो बढ़ेगा तो ये मिट्टी को ऊपर उठा देगा। अब अगर यहाँ पर कोई पेड़ होगा तो उस पेड़ को भी ऊपर लेके चला जाता है। उसका रिजल्ट होता है कि पेड़ की जड़ें वगैरह टूट जाती हैं और कई बहुत सारे प्लांट तो सर्वाइव नहीं कर पाते उस इतने फ्रॉस्ट सीजन को। फ्रॉस्ट क्रैक वगैरह है, सिंपल सी बात है कि बाहर से फ्रॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है तो बाहर की जो बार्क है वो तो सिकुड़ जाती है, लेकिन अंदर वाले को तो सर्दी लग नहीं रही, वो नहीं सिकुड़ती, तो फिर बाहर वाले में क्रैक आ जाते हैं, फिर कैंकर वगैरह फॉर्मेशन वगैरह है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं फ्रॉस्ट से? सॉल्यूशन का पर्पज़ यही है कि अपन जो नर्सरी पढ़ेंगे वहाँ पर यही चीज़ें आ जाएंगी कि जो एडवर्स वेदर है उनसे अपन को कैसे बचाना अपनी नर्सरी को, तो उन्हें यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो उसका एक तरीका होता है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है कि जो अपने खाली पीली की जो स्ट्रॉ वगैरह है, जैसे भूसा वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, टूटी फूटी लकड़ी है, कचड़ा जो पड़ा हुआ है, उसे डाल दो। अब जैसे यहाँ पर ज़मीन है, इसको मल्चिंग पे देख लो। इन्होंने बोला कि अगर ये ज़मीन सीधी सीधी है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो रेडिएशन है वो बाहर निकल रही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मल्चिंग डाल दी, मतलब उसी टाइप से कचड़े से ढक दिया, तो क्या होगा कि जो यहाँ से ऊपर जा रही थी रेडिएशन वो कम हो गई, पतला हो गया। तो मल्चिंग है वो वेजिटेशन यानी कि जो सोलर रेडिएशन है उससे रोकने में हेल्प करता है, तो टेम्परेचर गिरेगा नहीं। दूसरा ये है क्या, लकड़ी वगैरह है तो बाद में ये सड़ेगी गलेगी तो ऑर्गेनिक मैटर ही बढ़ाएगी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी ही बढ़ाएगी। और तीसरा रन ऑफ जो है उसमें भी हेल्प करती है। एक और इशू हो सकता है, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया वाले या मिड लैटिट्यूड वाले यूज करते हैं, वो है विंड टरबाइन। आपको याद होगा कि अभी पढ़ा था हमने कि जो रेडिएशन फ्रॉस्ट है उसके लिए रिक्वायरमेंट है काम विंड की, मतलब हवा बिल्कुल रुकी हुई हो। तो ये क्या करते हैं कि ये टरबाइन को चला देते हैं रात में। टरबाइन चलेंगे तो हवा घूमेगी, तो हवा की वजह से जो रेडिएशन इमिट हो रहा था, निकल के बाहर भाग रहा था, वो नहीं जा पाता, वो टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा डाउन नहीं हो पाता है। और तरीके क्या है कि नर्सरी अगर वगैरह अपनी फॉरेस्ट की है तो उससे थैचिंग कर दो। सुबह स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर ही चुके हैं। और एक है अपने देखो क्लियर स्काई, रेडिएशन फ्रॉस्ट के लिए कंडीशन थी कि आसमान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जब शाम को यानी कि रात में जब डिनर करने जा रहे होंगे उस टाइम पे फॉरेस्ट नर्सरी के आसपास अच्छी खासी आग जला देंगे। तो आग ऐसी नहीं जलाएंगे कि हमें वहाँ हीट बढ़ानी है, हमारा पर्पज़ ये है कि वहाँ आग जलाएंगे ऐसी जिससे धुआं बहुत निकलता हो। तो जो धुआं है, आसमान जब धुआं धुआं होगा तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एक क्लाउड की तरह काम करेगा। तो टेम्परेचर रेडिएशन जो इमिट होकर बाहर जा रहा है स्काई में, स्पेस में, वो नहीं जा पाएगा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये एक तरीके हो गए वहाँ पर फ्रॉस्ट से इफेक्ट को रोकने के लिए। इससे ज़्यादा फ्रॉस्ट में कुछ अपना आने वाला है नहीं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर देख लेना कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड एयर टेम्परेचर ऑन ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट ट्री। तो टेम्परेचर जो है उसका इम्पोर्टेंस पूछा था, अब उसने सॉइल और एयर टेम्परेचर की बात की है। यहाँ पर अपन एयर टेम्परेचर की तो बात कर चुके हैं, अभी सॉइल टेम्परेचर की बात नहीं की। जब फॉरेस्ट सॉइल पढ़ेंगे इसी पेपर 1 के सेक्शन बी में, तब आप उस चीज़ को यहाँ इंटरलिंक कर लेंगे। फिर यहाँ ब्रीफली डिस्कस द लो टेम्परेचर इंजुरी, ठीक है, 4 में आया था फिर 10 में रिपीट हो गया।
डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। ये सारी चीज़ें हैं। अब लो टेम्परेचर पूछ रहा है, इसका मतलब केवल फ्रॉस्ट नहीं पूछ रहा है, फ्रॉस्ट एक पार्ट है, स्नो भी उसका है, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे, SNOW स्नो। तो इसमें दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करना था, इसमें भी वही आ जाएगा। यहाँ फ्रॉस्ट का जैसा बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखने हैं आपको। पॉजिटिव भी है, जैसे कि अगर बहुत सारी की डेथ होती है तो वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाता है। फ्रॉस्टी एरिया में बहुत सारी स्पीसीज जो बाहर की हैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ जो नेटिव हैं वही आराम से ग्रो करती रहती हैं, दूसरे स्पीसीज को वहाँ आकर के डोमिनेंट नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा स्नो वाला। इसमें स्नो मतलब बर्फबारी हो जाना। अब स्नो में भी वही है कि इसके बेनिफिट क्या है, हार्मफुल, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो अपना देवदार है, ये एप्पल खाते हैं अपन, सेब, ये देवदार और एप्पल दोनों ही के साथ ऐसा इशू है कि जिस साल स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है उस साल उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एप्पल में ही देख लो कि जितनी फ्लावरिंग होगी तो आप जो एप्पल खाते हो वो एक्चुअल में फ्लावर का ही वो मॉडिफाइड फॉर्म है। तो वो है क्या, जिस साल ज़्यादा स्नोफॉल उस साल ज़्यादा एप्पल, उस साल ज़्यादा देवदार के सीड। ऐसा क्यों करते हैं पेड़? क्योंकि पेड़ों का जीनोटाइप इस टाइप से अडॉप्टेड है कि इस साल ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है तो इसका मतलब इस साल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो उनके सीड ज़्यादा आराम से सर्वाइव कर लेंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, ये स्नोफॉल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है प्लांट की, क्योंकि कोल्ड एरिया में दूसरी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती, ये बच जाते हैं वहाँ पर। और क्या हो सकता है बेनिफिट अगर स्नो की देखा जाए तो, हमारी आजकल नदी नाले पूरे जो चल रहे हैं, जितनी भी अपनी पेरिनियल रिवर्स हैं, वो इन्हीं की वजह से होती है। स्नोफॉल का एक रिजल्ट पॉजिटिव ये भी है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वहाँ का गिरने नहीं देते हैं। और एक सबसे बेस्ट जो अच्छा इनका बेनिफिट है वो है, ये जो अपने ट्री होते हैं टेम्परेट एरिया के, जनरली स्नोफॉल से पहले वो अपने सीड प्रोड्यूस कर चुके होते हैं। सीड कहाँ गिर पड़े? ज़मीन के ऊपर। अब स्नोफॉल हुआ और स्नोफॉल ने क्या किया, वो सीड को ढक दिया स्नो से। तो एक तो ये सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट मिल गया, सीड ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे इसे, चिलिंग ट्रीटमेंट। तो एक तो इन्हें चिलिंग ट्रीटमेंट मिल गया, दूसरा वो सीड को जो कीड़े मकोड़े जो खा जाते थे, इंसेक्ट वगैरह है, रोडेंट्स हैं, ये अब खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो बर्फ़ में चले गए, तो वो सीड जो है वो बच जाते हैं। और स्नो एक टाइप से सीड बैंक का भी काम करता है, जैसे कि जो सीड बर्फ़ के अंदर दब गए हैं, तो अगर नहीं दबाएंगे तो सीड क्या होंगे, सभी के सभी अगले साल जर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें कुछ दबे हैं 15 साल बाद जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि जब स्नो पिघली तभी वो निकल पाएंगे और निकलेंगे तभी जर्मिनेट होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि 250 साल बाद वो सीड स्पीसीज जो है वो जर्मिनेट हो रही। इससे क्या है कि स्पीसीज का ख़त्म होना, स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बचा रहता है, वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि सपोज आग लग गई लेकिन कुछ सीड बच गए थे, वो बाद में जर्मिनेट हो गए। हार्मफुल क्या है, स्नो किसी पेड़ के ऊपर गिर गई, उसके ऊपर इतना वजन करते हैं कि मैकेनिकली वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। कई बार ब्रेक की वजह से वहाँ फंजाई वगैरह ग्रो कर जाता है, तो डिजीज की दिक्कत आती है, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह है। नेक्स्ट है कि आपने देखा होगा स्नो वगैरह होता है तो अपने यहाँ लैंड स्लाइडिंग वगैरह की समस्याएं बनी हुई है। तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आ गए, और एक तरफ इसके हार्मफुल है स्नो के और दूसरी तरफ इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। दोनों ही क्वेश्चन में ये दिखना है। जैसे क्वेश्चन आया 2014 में, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो इन रीजनरेशन ऑफ सेड्रस देवदार। तो यहाँ देवदार का केस आप पढ़ लोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। रीजनरेशन में कैसे? क्योंकि जिस साल स्नोफॉल ज़्यादा उस साल वो ज़्यादा करता है। 5 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट में। हाउ स्नो अफेक्ट द फॉरेस्ट वेजिटेशन। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट आपको लिख के चलना था। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा विंड, जिससे अपन सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अब इसमें विंड के बाद इसमें देख लेंगे विंड है, मॉइस्चर है, फ्लड, और इसके बाद फिर अपन एडेफिक और फिजियोग्राफिक, एडेफिक तक डिस्कस हो पाएगा इसमें, फिजियोग्राफिक इस बार नहीं करेंगे, शायद पॉसिबल हुआ तो कल शाम तक डिस्कस कर लेंगे इसे। अगर अभी तक के वीडियो में कोई इशू है, कंसर्न है, तो आप यहाँ पर पूछ ही सकते हैं अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।